आप सभी की इच्छाओं को नमन। मुझे उम्मीद है आप सभी अपनी इच्छाओं के लिए काम कर रहे होंगे, अपनी अपनी इच्छाओं पे कार्यरत होंगे। आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति का जो कार्यक्रम है वो हम बहुत जल्द शुरू करेंगे और शुरुआत करेंगे स्कूलों से। उसके तकरीबन कोर्स हमने तैयार कर लिए हैं। एक इच्छा पूर्ण करने की कथा भी तैयार कर ली है। कथा प्रवक्ता का भी चयन हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है ताकि वो गांव-गांव जाकर इच्छा पूर्ण करने की कथा, जिसमें ज्ञान विज्ञान और आस्था का संगम होगा। जो आस्थावान लोग हैं वो कथा में, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें बताई जाएंगी, कब कब कैसे कैसे इच्छाएं व्यक्ति की बदलाव लेती हैं, कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जो समाज हित में, जो सभी के भले के लिए होती हैं, वो इच्छाओं का भी आकलन किया गया है। और सेल्फ इच्छाएं भी उसमें रखी गई हैं, जो आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ और परस्वार्थ दोनों को उसमें शामिल किया गया है। वैसे ही बच्चों के लिए हमने एक कोर्स तैयार किया है वैज्ञानिक पद्धति से। इस तरीके से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपनी अपनी इच्छाएं, किसी को परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा है, किसी को पढ़ाई की इच्छा है, किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी को व्यापार की इच्छा है, किसी को अपने घर को चलाने की इच्छा है, किसी को रिश्तों को लेकर के अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की इच्छा है। कथा में भी और कोर्स में भी दोनों चीज़ों को रखा गया है। बहुत जल्द कथाएं शुरू होंगी और बहुत जल्द स्कूलों के अंदर कार्यशालाएं शुरू होंगी, जो बताएंगी बच्चों को कि वो अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इच्छाएं कैसे काम करती हैं। एक अमृतसर जगह है पंजाब में, वहाँ का एक राजा था, राजा राय सेन। बड़ा ही पराक्रमी राजा था, बहुत ही ताकतवर राजा था। अपने राज्य की हर सुख सुविधा का ख्याल रखता था। चाहता था कि मेरा राज्य बहुत बढ़िया रहे और सबकी इच्छाएं भी उसमें पूर्ण हो। उसने बड़े बड़े युद्ध करे और युद्ध करके खूब जीता, खूब सामान लाया वहां से, दूसरे राज्यों से, और अपने राज्य को सजाने संवारने में, सुंदरता में बहुत खर्च किया। लेकिन वो ये समझने लगा कि मेरी प्रजा तो बहुत सुखी है, बहुत अच्छी है, मेरी प्रजा को तो कोई दुख नहीं है। अपने मंत्रियों से, अपने लोगों से पूछता था कि प्रजा में कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। वो रिपोर्ट देते थे कि महाराज बहुत बढ़िया है, सब आनंद ले रहे हैं, आपके राज्य में कोई दुखी नहीं है। बड़ा खुश होता था। खुशी के साथ साथ आदमी को जब ये लगता है कि भाई मेरी कोई बुराई नहीं है कहीं भी, तो उस व्यक्ति को अहंकार आने लगता है। फिर वो ये समझने लगा कि मैं ही अच्छा राजा हूँ,
क्योंकि उसने बड़े बड़े चौराहों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई, बड़े बड़े फुहारे लगवाए, बड़ा सजवाया शहर को, राजधानी को। सब चलता रहा। अपने सलाहकारों से, मंत्रियों से पूछता रहा कि ऐसे करा दूं, वैसे करा दूं, वैसे करा दूं। तो सब कहते रहे महाराज बहुत बढ़िया, आप जो सोचते हैं उसका तो तोड़ ही नहीं, वो तो बहुत बढ़िया बात होती है, आपकी बात पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। राजा भी अहंकार में बड़ा होता चला गया, अहंकार बढ़ता जाता है। जब आपकी हर बात को लोग ये कहें जी बात बहुत बढ़िया कही, आप खुद भी महसूस करके देखें तो आपको लगता है यार मैं तो कहीं परमात्मा का स्वरूप तो नहीं हूँ, कहीं दुनिया से अलग शक्तिशाली तो नहीं हूँ। तो इस तरीके का अहंकार उस राजा को पनपने लग गया। लेकिन एक दिन एक साधु राजा के राजमहल में आए और उन्होंने कहा कि महाराज प्रजा परेशान है। तो राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि जब अहंकार पे चोट लगती है तो आदमी को लगता है कि यार ये महाराज तो बेवकूफ़ है, ये बाबा जी या साधु जो भी उसके माइंड में चीज़ें आती हों, ये मुझे चैलेंज कर रहा है और दुनिया कह रही है कि बढ़िया हूँ मैं। तो उसके अहंकार को चोट लगी। तो खैर हमारे देश के अंदर संतों की बातों को सुनते हैं, विचार करते हैं। तो राजा ने कहा महाराज बताएं क्या पैमाना है अच्छाई का। तो संत ने बताया कि महाराज जब तक प्रजा की बातों को सुनकर आंख से आंसू ना आ जाए तब तक वो राज्य अच्छा नहीं माना जाता। उनका प्रजा तो मेरी सुखी है। नहीं, आप प्रजा को सुने, इन मंत्रियों को साइड करके प्रजा को डायरेक्ट सुने, तब आपको पता लगेगा। बोले ठीक है। राजा संत अपनी बात कह करके चले गए वहां से। राजा को ये बात कहीं ना कहीं खटकती रही कि भाई एक संत ऐसी बात कह के गया है। तो राजा ने एक योजना बनाई और एक नाम दिया उस इवेंट को प्रजा दिवस, जिसमें केवल प्रजा होगी और राजा होंगे, राजा होगा और प्रजा होगी, मंत्री वगैरह कोई नहीं होगा बीच में। बुलाया गया सभी को। तो एक किसान बोला तो बोलो जी क्या कोई समस्या है, खुश हो, बढ़िया हो। उसने कहा महाराज अगर मेरे प्राणों की भीख मुझे दे दी जाए तो मैं एक बात कहूँ। राजा ने कहा बेबाक कहो, आप बेफिक्र होके कहो। उन्होंने कहा जी जो पैसा आपने मूर्तियों में, चौराहों को सजाने में, फुहारे लगाने में लगाया है, हमारी फसलें सूख रही हैं, और आपने जो नहरों की योजनाएं बनाई थी, अगर वो नहर बन जाती इस पैसे से तो हमारी फसलें होती और मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि फसल हो नहीं पाती है सूखा की वजह से, अन्न पैदा नहीं होता है। और मैं एक किसान हूँ, मैं खेती पर ही डिपेंड रहता हूँ, और जब खेती नहीं होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। तो मैं बड़ा दुखी हूँ पिछले 4 साल से। तो राजा को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा धक्का लगा कि किसी की बेटी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि उनकी फसल नहीं हो पा रही, और फसल इसलिए नहीं हो पा रही कि मैंने वो नहरों की जो योजना बनाई थी वो नहर नहीं बना पाया, और पैसे को मैंने चौराहों पे और सजावट में लगा दिया। बड़ा दुख हुआ राजा। फिर एक बच्चा जो नौजवान था वो बोला कि महाराज बड़े परेशान हैं। बोले आप भी बताओ। बोले कि जी स्कूल तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है स्कूलों में, और जब शिक्षक नहीं होंगे तो हमें शिक्षा कैसे मिलेगी, और जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम कैसे
अपनी ज़िंदगी में शिक्षित होकर के नौकरी करना, परिवार को चलाना, रोजगार के लिए निकलना, तो कैसे बात बने? तो हम बड़े परेशान हैं। इस बात को लेकर जो पैसा आपने इन सजावट में और इन अपने ऐशो आराम में लगाया है कि सोने की मूर्तियां बनवाई हैं, फुहारे लगवाए हैं, सड़कें बड़ी चमचमाती बनवाई हैं, ये पैसा अगर शिक्षा में लग जाता तो मैं नहीं, हमारे जैसे लाखों बच्चे पढ़ते, शिक्षक अगर वहाँ पे होते तो। राजा को ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त लगी। ऐसी प्रकार से राजा को अलग अलग तरीके से लोग बताना शुरू कर दिया अपनी अपनी समस्याएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर शहर की सड़कें बहुत बढ़िया हैं तो हर व्यक्ति तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। कुछ लोग, कुछ परसेंट, मैं समझ सकता हूँ जैसे हमारे भारतवर्ष में भी 5% लोग उन सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 95% लोग क्या करते हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं। तो जो 95% की बात सुने वो राजा मेरे हिसाब से ठीक रहता है। जब उन 95% लोगों की बातें सुनी राजा ने, तो राजा की आंखों में आंसू आ कि मैं तो इस भ्रम में जी रहा था, मेरी प्रजा बहुत सुखी है, बहुत अच्छी है, सब अच्छा होगा, लेकिन ये 95% जनता तो बहुत दुखी है। मेरे डिसीजन तो सारे के सारे गलत थे कि मैंने सड़कों पे बगीचे लगवाए, सड़कों के साथ में शहर को ही सजाया, फुहारे लगवाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई, बड़े बड़े मंदिर बनवाए शहर के अंदर। लेकिन इन मंदिरों को बनवाने से, अगर इन मंदिरों की जगह मैं स्कूल में टीचर भेज देता तो ये मेरे बच्चे जो भविष्य हैं इस देश का, बड़े अच्छे रहते और मेरे देश का उत्थान होता। तो राजा को अपने फैसलों पर बड़ा ही गिल्टी फील हुई और राजा ने अपने चाटुकार जो चमचे थे, उनको चमचा कहेंगे, जो मंत्री थे, उन सबको जेल में डाल दिया कि तुम लोगों ने तो यहाँ बैठ करके मुझे चाटुकारिता करते रहे, पब्लिक की जो असली समस्याएं थी वो तो मुझे बताई ही नहीं, मेरे तक पहुंची नहीं, तो पब्लिक बड़ी दुखी है। तो राजा ने वो सारा बजट वहां से डाइवर्ट करके वो जो समस्याएं किसान ने बताई, नहरें खुदवाना शुरू किया, स्कूलों में टीचर भेजना शुरू किया, जो धार्मिक स्थलों पे जो बजट जाता था वो स्कूलों में भेजना शुरू किया। कई बुजुर्ग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी हम बड़े बीमार हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल बनवाने शुरू किए। महिलाओं की अलग समस्याएं थी, महिलाओं का काम करना शुरू किया। और राजा ने एक नियम बनाया कि मैं हर हफ्ते पैदल अपने राज्य की यात्राएं किया करूंगा, लोगों के बीच में जाया करूंगा, लोगों की समस्याएं सुना करूंगा। तो इस तरीके से जब राजा ने काम करने शुरू किए तो वहाँ के नौजवान विद्वान और पढ़े लिखे बनने लगे, वहाँ का किसान खुशहाल होने लगा, अन्न की पैदावार बढ़ गई, वहाँ के जो बीमार व्यक्ति थे वो स्वस्थ होने लगे, हॉस्पिटल्स वगैरह बन गए, रोजगार मिलने लगे युवाओं को, जब पढ़े लिखे हो गए तो कोई रिसर्च सेंटर बनाने लग गए। तो जब व्यक्ति पढ़ता है तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी गलत दिशा में नहीं जाता। और जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो अपने टाइम को गलत दिशा में लेके जाता है। पढ़ा लिखा आदमी को जब कैलकुलेशन पता लग जाती है कि एक लिमिटेड टाइम है हमारी ज़िंदगी का और इसको अगर हम ऐसे ही गुजार देंगे तो दोबारा तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसे कुछ लोग इस तरीके की उसके दिमाग के अंदर भर देते हैं, अरे तुम तो अजर अमर हो,
या जन्म में ना करोगे तो अगले जन्म में कर लियो, या मैं ऐसे कर लियो, या जन्म में ये काम कर लो, अगला जन्म सुधर जाएगा। वही अगला पिछला जन्म नहीं होता। पढ़ाई के बाद ये मालूम पड़ जाता है कि जो जन्म है वो यही है, और सारे काम हमें इसी जन्म में करने। तो ये अंतर आने लग गया, उसके राज में बड़ी खुशहाली आने लग गई। फिर एक दिन वो महात्मा वापस लौटे, अब राजा से मिले। तो राजा ने दंडवत किया कि महाराज बताएं अब क्या चल रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि अब आपकी प्रजा खुश है, और पहला वो राजा था इस देश का जिसे संत ने राज ऋषि, रायसेन राजा के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो उनको ऋषि का दर्जा दिया गया। उन्होंने उनकी तपस्या से खुश होकर के ये दर्जा दिया। मेहनत हर पद पर है। ऐसा नहीं अगर कोई राजा बन गया तो वो बैठ के सारा काम कर सकता है। अगर वो तप नहीं करेगा तो उसका राज्य का नाश हो जाएगा। और तप करना, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि तप करना ये नहीं है कि आप आग जला लो और नंगे बैठ जाओ उसके सामने और तपते रहो। ये मूर्खता है। तपस्या वो है कि जब आप परस्वार्थ में काम करते हैं, उसके लिए अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को, सबको उसमें लगा देते हैं, उसे तप कहते हैं। कपड़े पहनने से अगर कोई महात्मा बन गया और भगवा कपड़े पहन लिए तो वही महात्मा है? नहीं, आप भी महात्मा हैं। महात्मा वो है जो परस्वार्थ में काम करे। और इन कपड़ों को पहनकर भी व्यक्ति अगर समाज के अंदर गलतियां फैलाता है, लोगों का नुकसान करता है, तो काय का महात्मा है? महात्मा कपड़ों से नहीं होते, महात्मा विचारों से होते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो सारे महात्मा ही तो होते हैं, जो खोज करते हैं भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, जो रास्ते को आसान करे, जो लड़ाई झगड़े को मिटाए, भाईचारे का सृजन करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे। आज हमारे देश में भी यही हाल है। राजाओं को ये नहीं पता कि प्रजा कितनी परेशान है। अफसरों को नहीं पता, क्योंकि वो 10-5 चाटुकार होते हैं आसपास। वो बताते रहते हैं कि जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और पट से टैक्स ठोक देते हैं प्रजा के ऊपर। आज हमारी प्रजा की वो हालत है, ना अच्छा खाना मिल रहा है, कुपोषण हो रहा है बच्चों के लिए, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। इतनी मिलावट है हमारे देश के अंदर, हर चीज के अंदर मिलावट है। सरकारें उस पर काम करें। किसान बड़ा परेशान है, उसके बीज को नकली दिया जा रहा है, दवाएं नकली दी जा रही हैं, प्रकृति का नाश किया जा रहा है, पर चमचमाती हुई सड़कें ऐसे लगती हैं कि भैया हमारा देश तो बहुत तरक्की कर रहा है। नहीं, केवल वो 5% लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। 95% जो लोग हैं उनको ना टाइम पे दवाई मिल रही है, ना टाइम पे खाना मिल रहा है पौष्टिक। अब ये तो जिएगा आदमी, सरवाइव तो करेगा, जैसा भी उसको मिल जाएगा। तो ये कहानी हमारे देश के राजाओं के लिए भी है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके फैसले लेते हैं। आप रोडों पर उतर करके देखिए, प्रजा के बीच में जाइए,
तब पता चलेगा कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। बहुत घर ऐसे हैं जिनमें 2 वक्त की रोटियां पैदा नहीं होती। बहुत घर ऐसे हैं जिनमें बच्चों की फीस नहीं भरी जाती। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना खराब कर दिया गया है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने की बजाय प्राइवेट में जाने को मजबूर हैं। और प्राइवेट के अंदर छोटे छोटे बच्चों को देखें आप, इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें। समझाने का मतलब नहीं है, व्यापार चल रहा है। कहने का मेरा मतलब है, ये हर युग की कहानी है। हर युग की उस मैंने जो आपको अभी कहानी सुनाई वो उस युग में लागू नहीं होती, वो हर समय लागू होती है। राजनीति का इतना बड़ा प्रभाव है, जो एक बार किसी पद पर पहुंच गया वो ये समझने लगता है कि अब तो तेरे से बड़ा कोई भी चौधरी नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है। इतना बड़ा अहंकार हो जाता है कि आम आदमी की बात भी नहीं सुनता, जबकि आम आदमी की ताकत से ही वो राजा बना है। मेरा कहने का मतलब ये, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कोई सलाहकार नहीं हूं किसी का। मैं फील्ड में रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों की समस्याएं देखता हूं। जरूरी नहीं है मैं राजा बनूं तभी लोगों की समस्याएं सुनूं। मैं एक आम इंसान होकर के भी लोगों की समस्याओं में जितना मेरे से हो पाए उतना उनके साथ में सहयोग करता हूं। किसी के पास चप्पल नहीं है उसको चप्पल देता हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है। बच्चे के पास किताब नहीं है उसको किताब देता हूँ, कॉपी नहीं है कॉपी देता हूँ, पेन नहीं है पेन देता हूँ। किसी को दवाई नहीं ले पाता कोई तो दवाई दिलवाता हूँ। ये मेरा अपना मन है, मेरे कोई सरकार से बजट नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से ये हमारी जैसे लोगों की, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये नौबत क्यों आ रही? इसलिए आ रही है कि हमारी जो सरकारें हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही। वो सिर्फ 2-4-5% लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं उनकी समस्याओं को सुनती है, उनकी बातों को महसूस करती है। एक आम आदमी के पास जब आप जाएंगे तो उसकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी इच्छाएं सुनेंगे। 5% लोगों की तो कोई भी इच्छा सरकार के सामने रखते हैं जो पूरी हो जाती है, और एक आम आदमी की भी तो इच्छा है, उनकी तो बड़ी इच्छाएं हैं, हजारों करोड़ की लाखों करोड़ की योजनाओं की इच्छाएं। एक आम आदमी की क्या इच्छा है? उसके बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छी शिक्षा मिल जाए, बच्चों की शादी हो जाए, घर ऐसा बन जाए जिसमें वो रह सकें शांति से, उनको खाना ढंग का मिल जाए, बगैर मिलावट का मिल जाए। आज पैसा भी दे रहा है आदमी और मिलावट का, बगैर मिलावट की कोई चीज नहीं मिल रही। तो कहने का मेरा मतलब है, देश, राज्य, राजा इसलिए नहीं होते कि शोषण करें, इसलिए होते हैं कि लोगों का सहयोग करें, लोगों की समस्याओं को आसान करें, उनकी समस्याओं के समाधान निकालें। खैर, मेरे मन में जो आया मैंने बताया, इस कहानी के माध्यम से भी बताया, और आजकल के माहौल की जो पीड़ा है वो भी बताई। माने ना माने इस पर मेरा अधिकार नहीं है, और ना मैं कोई सलाहकार हूं। मैंने तो एक बेसिक समस्या को जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं आम इंसान हूं, आम लोगों के बीच में रहता हूं। आप
ऐसे ऐसे सेंटर बनाए जिनसे हमारे युवाओं की तरक्की हो, युवाओं को समझ में आए। रिसर्च सेंटर बनाए, नई नई तकनीकी लाएं, क्योंकि ये मशीनी युग है, विज्ञान का युग है, कल युग है, करने का युग है, कर्म का युग है। ये भगवान और परमात्मा के विश्वास पर छोड़ने का युग नहीं है। आप देखें, जो देश भगवान भरोसे चलते हैं वो देश हमेशा गरीब रहते हैं, उनमें तरक्की नहीं होती, उनमें महामारियां होती, जो अच्छे अस्पताल नहीं बनवाते, जो अपने लोगों का इलाज के लिए व्यवस्थाएं नहीं करते, जो कहते हैं कि परमात्मा की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। नहीं, परमात्मा ने आपको बना दिया, ये धन्यवाद है उस परमात्मा का, लेकिन आप क्या बना के जा रहे हो, किस लिए आपको बनाया है? अब पीड़ा देने के लिए बनाया है आपको या पीड़ा हरने के लिए बनाया है, ये आपने तय करना। आप जिस पद पर भी पहुंच गए हैं वो परमात्मा की कृपा, मैं मान सकता हूं कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, आप वहां तक पहुंच गए, क्योंकि हर आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन उस पद पर पहुंच करके आप उसका दुरुपयोग करें, ये तो आपका दुर्भाग्य है। लोगों का दुर्भाग्य नहीं है, ये आपका दुर्भाग्य। क्योंकि आम जनता तो अगर इतनी समझदार होती, इतनी दूरदर्शी होती, तो वो आम थोड़ी होती, वो भी खास होती आपकी तरह। आप अगर खास हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है सभी की, जो खास मानते हैं अपने आप को, तो वे हम में कुछ है, उनकी ड्यूटी बनती है कि आम आदमियों का ख्याल रखें, उनकी किसी गलती को, आम आदमी तो गलती कर सकता है क्योंकि वो आम है, गलती को भी माफ करें, उनसे रिवेंज ना लें, बदला ना लें, क्योंकि वो बदला लेने की स्थिति में होते तो वो आपके बराबर होते, आपके बराबर कुर्सी पर बैठे होते। उन पे तो जो आप ऑर्डर कर देंगे उसे उन्हें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आप जिस भी पद पे हैं, जो भी आप पे सरकारी पद है या राजनीतिक पद है, मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आप उस पद का सम्मान करें और उस पद के हिसाब से एक आम आदमी के लिए अपने दरवाजे खुले रखें, उनकी समस्याएं सुनें, और जो सामूहिक समस्या है जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिले, पर्सनल बिल्कुल ना करें। पर्सनल के लिए, पर्सनल तो हर आदमी की अलग अलग बात होती है, उस पर ध्यान बेशक ना दें, लेकिन जो आम जनमानस की समस्याएं हैं और हमारे यहाँ पे बेसिक जो समस्या है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, हमारे देश में समान शिक्षा मिले हर किसी को, तब पता चलेगा कौन होशियार है, कौन कमजोर है, तब उनकी तपस्या का पता चलेगा। क्योंकि मैंने गांवों के अंदर घूमता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, एक से एक प्रतिभा छुपी हुई, और जितना मेरे से बन पाता है उनकी सहायता करता हूँ। लेकिन मेरी सहायता काफी नहीं है, ये देश बहुत बड़ा है और आम आदमियों की संख्या 95%, 95% व्यक्ति इन तीनों समस्याओं से जूझ रहा है। तो 95% के लिए आप सभी काम करें, मेरी ये विनती है आप सबसे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।